भू संसाधन पढ़ रहे हैं, पर्वत पठार मैदान। पर्वत पठार समझ गए ना, उसको नहीं छूते हैं। भू संसाधन में क्या होता है? भू का मतलब है भूमि और भूमि का मतलब है स्थल। सागर वाले भाग को छोड़ के जितना भी स्थल भाग बचता है उसी को भूमि कहते हैं, और भूमि को हम पढ़ेंगे संसाधन के रूप में। ठीक है, तो संसाधन का अर्थ क्या होता है? जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, और मनुष्य जितना भी काम करता है भूमि पर ही करता है, इसलिए भूमि भी अपने आप में संसाधन है। इस भूमि को 3 भागों में बांट सकते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। तो जो संसाधन वाला पाठ पढ़ रहे हैं हम ये भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत के संबंध में कितना पर्वत है, कितना पठार है, कितना मैदान है। तो कितना प्रतिशत पर्वत है? 30%, और मैदान कितना है? 43%, और जो शेष बचेगा कितना? 27%। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? पठार। समझ में आया? अब तीनों का अपना अपना उपयोग है। जैसे मान लो पर्वत है, पर्वत कैसा होता है? ऊंचा होता है ना, और जब हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? घटता है। गर्मियों के समय में लोग जाते हैं घूमने पहाड़ों पर कि नहीं? तो पहाड़ पर्वतों का एक उपयोग हो गया पर्यटन। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में इस पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, अगर जंगल नहीं पाए जाएंगे या वनस्पतियाँ वहाँ नहीं पाई जाती हैं तो मिट्टी सरकने का वो रहता है। तो यहाँ चूँकि आवास कम होते हैं, लोग कम होते हैं, तो यहाँ घनी जंगल पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो पर्यावरण के लिए उपयोगी है कि नहीं? या पारिस्थितिकी दृष्टि से उपयोगी है? पर्यावरण के लिए उपयोगी। और क्या हो सकता है पर्वत का उपयोग? पर्वत की वजह से वर्षा भी होती है कि नहीं? ठीक है, तो ये पर्वत का महत्व है। कुछ पर्यटन, पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक, एक मोटा मोटी मतलब ये पर्वत का उपयोग हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? पठार। अब देखो पठार का अपना महत्व है। पठार में अगर वहाँ मिट्टी पाई जाती है तो कृषि कार्य भी किया जाएगा। ठीक है, और पठार वाली जो संरचना होती है वो बहुत पुरानी संरचना है, जब पृथ्वी बन रही थी उस समय की संरचना है। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के खनिज पाए जाएंगे। सबसे बड़ा महत्व जो है पठार का यही होता है कि वहाँ खनिज पाए जाते हैं। भारत का जितना भी धात्विक खनिज धात्विक खनिज पाया जाता है वो लगभग सब का सब दक्षिण भारत के पठार वाले क्षेत्र में। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब किस में पाया जाएगा? इसी में। इसके अतिरिक्त यूरेनियम वगैरह भी इसी में पाया जाएगा। जो बहुत पुरानी संरचना रहेगी उसी में पाया जाएगा। अगर नया बना क्षेत्र रहेगा तो उसमें ये सब नहीं पाया जाएगा। जैसे नया बना क्षेत्र हमारा कौन सा है? बताए थे कक्षा 9 में 2 प्लेटें टकराई थी। तो एक तो पर्वत अभी जल्दी बना है, 12-13 लाख साल पहले हिमालय मानते हैं, मतलब बना तो बहुत पहले था लेकिन उसका आखिरी उत्थान अभी 13-14 लाख साल पहले का है। और पर्वत बनने की वजह से जैसे ये हिमालय बन गया और ये फिर यहाँ एक भ्रंश बन गया था कि नहीं, याद है? और इधर ये हो गया पठार, और यही भ्रंश वाले भाग में फिर पर्वतों से आके मिट्टियाँ भर गई तो मैदान बन गया, याद है ना? तो यानी सबसे बाद में क्या बना है? मैदान। तो मैदान में कभी भी लोहा वहाँ नहीं पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा न, मतलब लोहा नहीं पाया जाएगा, कोई भी धात्विक चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। सभी धात्विक खनिज इत्यादि कहाँ पाए जाएंगे? पठार में। समझ में आया? सबसे बड़ा महत्व पठार का यही है। लेकिन अब वहाँ लोहा नहीं पाया जा रहा है। देखो कोयला इत्यादि इसमें भी कोयला जो बढ़िया कोयला है, पुराना कोयला पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। नया कोयला मैदानी क्षेत्रों में भी पाया जा सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहेगी। जैसे कोयला तब अच्छा होगा जब कोई पेड़ या जंगल लंबे समय तक, जितना लंबे समय तक दबा रहेगा उतना बढ़िया कोयला होगा। जो अभी जल्दी दबा रहेगा वो लकड़ी की तरह होगा, धुआं ज़्यादा देगा। तो जो जितने बढ़िया कोयला पाया जाता है वो सब पठार में पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो मैदानी क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा? अब जब मैदानी क्षेत्र में मैदान बन रहा होगा तो वहाँ जीव जंतु, जैसे ये भ्रंश बन गया था तो यहाँ टेथी सागर था ना, अब सागर में मछलियाँ रहेंगी, जीव जंतु रहेंगे, तो वो भी मर मर के उसी में दब जाएंगे कि नहीं? दबेंगे। तो
पेट्रोलियम पदार्थ बना बताए थे कैसे बनता है, पेट्रोलियम बताए थे ना, पेट्रोल वगैरह, वही सागरी जीवों के दबने से बनता है कि नहीं। तो हो सकता है कि सागरी जीव कहीं बहुत ज़्यादा दब जाए और उसमें से कच्चा तेल निकले, हो सकता है। असम वाले क्षेत्र में, इसी मैदान वाले भाग में, असम के क्षेत्र में भारत में तेल की खुदाई की जाती है। समझ में आया। और सबसे ज़्यादा क्या इसका महत्व है, उपजाऊ मृदा है। और उपजाऊ मृदा में क्या किया जाएगा, कृषि, यानी कि हमारे भारत का अन्न भंडार है। पूरा जीवन ही हमारा मैदानी भागों पर टिका हुआ है कि नहीं, कृषि के कारण। समझ में आया। अब देख लो एक बार फिर से बताते रहे सामान्य रूप से। देखो पर्वत का महत्व क्या हो गया, पर्यटन के लिए, पारिस्थितिकी दृष्टि से उपयोगी या पर्यावरण के लिए उपयोगी हो गया। पठार का क्या महत्व हो गया, खनिज हो गया, कोयला हो गया, और कहीं कहीं अगर मिट्टी बन गया तो वहाँ कृषि भी की जाएगी, जैसे काली मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, 3 महत्व हो गया इसका। मैदानी क्षेत्रों में सबसे बड़ा महत्व है कृषि कार्य, और दूसरा महत्व है कि वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ पाए जा सकते हैं। समझ में आया। आगे बढ़े। देखो भू उपयोग, भारत में भू उपयोग का एक डाटा दिया होगा तुम्हारे किताब में, ठीक है। उसको हम थोड़ा सीधा कर देते हैं, उसमें चक्र ऐसे बनाया होगा, चक्र वो वृत्तारेख बनाया है, तो एक समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा दिया है। परीक्षा के दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही बस पढ़ा रहे हैं, ताकि सब बवाल से बचा जा सके। ठीक है, एक डाटा दिया कब का है, 1950-60 का है जी, कब का है, 1960-61 का, और एक कब का है, 2014-15 का। ठीक है, अब देखो इसमें चीज़ें क्या क्या रहेंगी, यहाँ देखो। पहला है, 3 चीज़ें बस पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक पढ़ लेना, वन कितना था, दूसरा गैर कृषि भूमि, गैर कृषि उपयोग वाली भूमि, ठीक है, और तीसरा निवल, बोया गया क्षेत्र। इन्हीं तीनों में से आ जाएगा। और एक और अगर देखना होगा तो बंजर देख लेना, चलो बंजर भी लिख देते हैं। ठीक, 4 पढ़ लेते हैं। वन कितना था, 18 कितना %, 1% था 2060 के आसपास। ठीक है, और ये 2014-15 में कितना हो गया, 23 हो गया, 23.3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद वाला देखो बंजर है। बंजर कितना था उस समय, 12% था लगभग, और हो गया कितना, 5.7 क्या जी, 5.5। ठीक है, अभी बता दे रहे इसका मतलब। अब गैर कृषि उपयोग वाली भूमि पहले कितना थी, 4.95, और अब कितना हो गई, 8.7। और निवल बोया गया क्षेत्र पहले कितना था, 45.26, और अब कितना हो गया, 45.5, ये घट गया है। ठीक है, अब देखो इसका, इन्हीं चारों का अर्थ समझ लो, इन्हीं चारों से क्वेश्चन बनेगा। तो भू उपयोग पढ़ा रहे हैं, चक्र आरेख बना है, उसको हम चार्ट में बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो वन भारत में 1960-61 में 18.11% था, और अब 23% हो गया। इसका कारण क्या है, 1952 में वन संरक्षण नीति लागू की गई। ठीक है, इसको याद रखना, ये वन संरक्षण दिया उसी में, कुछ भी बाहर से नहीं है। वन संरक्षण नीति लागू की गई और कहा गया कि 33% भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, और एक कारण और है कि उस समय जो है वन की परिभाषा कुछ अलग थी, और बाद में परिभाषा थोड़ी बदली गई। और दूसरा एक कारण और है कि मानचित्र जो बनाया गया था उस समय वो ठीक नहीं बना, और टेक्नोलॉजी जब बदली तो ये हो गया। ठीक है, और होना कितना चाहिए, 33%, कम से कम 33% चाहिए, जो है पूरे भारत का 33% भाग वन होना चाहिए। ये किस नीति से है, वन संरक्षण नीति 1952। अब देखो बंजर भूमि थी 12%, ये घट क्यों गई, क्यों घट गई, सिंचाई जो जहाँ पे 1960 में नहर नहीं पहुँची होगी वहाँ नहर पहुँच गई कि नहीं, अब वहाँ बंजर भूमि रही होगी। और देखो उस समय हल बैल से जोत रहे होंगे, अब क्या होगा, ट्रैक्टर आ गया। ठीक है, इसलिए बंजर भूमि का प्रतिशत घट गया है।
अब देखो गैर कृषि उपयोग भूमि ये बढ़ गया है कि नहीं, 4.95 से 8.7। तो गैर कृषि उपयोगी भूमि उसको कहते हैं जो खेती के अतिरिक्त खेती वाले भूमि पर कोई कार्य किया जाए। जैसे घर बना सकते हैं कि नहीं, जब बंटवारा होता है तो कई लोग खेत में जा घर बनवा रहे हैं कि नहीं, बनवा रहे हैं। सड़क निकल रही है तो सड़क तो खेती है नहीं, लेकिन उसी खेत के बीच में से जाना है। उद्योग लग रहे हैं तो भी खेती वाली भूमि में ही लगेंगे। तो गैर कृषि उपयोग का मतलब हो गया खेती वाला भूमि है लेकिन उसका खेती न करके कुछ और कार्य किया जा रहा है। घर बनवाना सबसे आम घटना है कि नहीं, आसपास लोग निकल के खेतों में बनवा रहे हैं, तो पहले से ज़्यादा उपयोग बढ़ेगा कि नहीं गैर कृषि कार्य, और बाद में और बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोगों की आबादी बढ़ेगी वैसे गैर कृषि कार्य और होगा कृषि वाली भूमि पर। घर बनेगा ही बनेगा, सड़क बनेगी ही बनेगी कि नहीं, समझ में आ रहा है। और देखो निवल बोया गया क्षेत्र, निवल का मतलब होता है नेट। नेट का इंग्लिश में जो इंग्लिश में नेट लिखा होता है, जैसे नेट वेट पढ़े हो, कहीं कोई सामान खरीदोगे तो उस पर लिखा रहेगा नेट वेट। जैसे तेल खरीदो गैलन में 5 लीटर वाला तो उसमें लिखा रहेगा नेट वेट 5 लीटर। यानी डब्बे का वजन घटा के जो शुद्ध तेल का वजन है, केवल तेल का वजन, वही नेट होता है। और नेट को ही यहाँ पे क्या लिख रहा है, निवल। और निवल को ही हम क्या कह सकते हैं, शुद्ध। समझ में आया। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब जितना, जिसके मान लो तुम्हारे पास 2 एकड़ भूमि है और 2 एकड़ भूमि पर पूरी खेती करते हो, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना हो गया तुम्हारा, 2 एकड़ क्षेत्र है खेती का, और 2 एकड़ पे बुआई करो बढ़िया से, तो उसको क्या, कितना शुद्ध बुआई हुआ तुम्हारे खेत में, 2 एकड़। यही हमारा निवल हो गया। यानी जितने, अगर मान लो 2 एकड़ है तुम्हारे पास, अब 1 एकड़ छोड़ दिए, 1 एकड़ बुआई करोगे तो कितना होगा शुद्ध बुआई, 1 एकड़। ठीक है। अब देखो निवल के अतिरिक्त एक शब्द होता है टोटल या ग्रास, इसको बोलते हैं सकल। जैसे तेल खरीदने गए थे अभी डब्बे में, तो डब्बे का वजन हो गया मान लो 5 किलो, उसमें तेल भरा हुआ था तौल के, ठीक है, तेल का वजन हो गया। और डब्बा भी मान लो 100-200 ग्राम का है कि नहीं, तो जब दोनों का वजन जोड़ देंगे तो उसी को बोलेंगे सकल। अब कृषि के समझ में आया, सकल क्या हो गया, शुद्ध के साथ जो अतिरिक्त चीज़ है उसको भी जोड़ देना। फिर से सुनो, जैसे 5 लीटर का तेल खरीदने गए, तो जो तेल का वजन है उसके पास जिस डब्बे में भरा जाएगा उसका भी कुछ वजन होगा कि नहीं। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो सकल, सकल का मतलब हो गया कुल वजन कितना है। जैसे तुम्हारा वेट करना है, मान लो मशीन पे खड़ा हुए, जूता चप्पल उप्पल कपड़ा उपड़ा पहने हैं कि नहीं, मान लो हम तो 100 किलो के हो गए बेड उस पर खड़े हुए, फिर मान लो जूता उता निकाल लेंगे, को कुछ वस्त्र निकाल लेंगे तो 1-2 किलो घट जाएगा कि नहीं, घट जाएगा ना। तो जब 100 किलो आया था कपड़े के साथ तो उसको बोलेंगे सकल, और जब कपड़े बिना कपड़े उपड़े का मान लो किसी का वजन है तो हो जाएगा शुद्ध। समझ में आया। अब देखो तुम्हारे पास 2 एकड़ की फिर खेती है, 2 एकड़ में बुआई करते हो, लेकिन एक साल में एक बार धान बोते हो, एक बार गेहूँ बोते हो, तो सकल बुआई कितनी हो जा रही है, 2 एकड़ 2 बार बुआई हो रही है कि नहीं। अब एक साल का सकल निकालेंगे तो 2 एकड़ गेहूँ और 2 एकड़ धान, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा सकल, 4 एकड़। यानी सकल हमेशा ज़्यादा होगा कि नहीं, जहाँ पे 2 फसल बोई जाएगी वहाँ पे सकल दुगुना हो जाएगा। समझ में आया। फिर से देख लो एक बार, निवल बोया गया क्षेत्र मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र उस समय 45.2% था, अब घट गया। घट क्यों गया, क्योंकि अब उसी पे गैर कृषि कार्य बढ़ गया है कि नहीं। जैसे तुम्हारे ही पास खेत था, दादाजी के पास ज़्यादा खेत रहा होगा, अब तुम लोगों में बंटवारा हुआ तो 10 लोग मान लो परिवार बटा, तो छोटा छोटा घर है, इससे बढ़िया हम जा खेत में बनवा लेंगे। गाँव में किसी को देखे हो ऐसा कि नहीं, देखे हो ना। तो उतनी ज़मीन घट जाएगी कि नहीं, निवल बुआई में से या शुद्ध बुआई में से घट जाएगी, और जो घट जाएगी तो इसी वजह से देखो यहाँ आंकड़े में घटा हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आया। देखो अब निवल बुआई में अगर हम उसी क्षेत्र में जो दुहरी फसलें बोई जाती है उनका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो सकल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर हम किसी फसल पे मतलब किसी खेत में 2 फसल ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वहाँ सकल बुआई दुगनी हो रही है। ठीक है।